नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं नेफ्रॉन्स के बारे में, जो यूरिनरी सिस्टम का हमारा दूसरा टॉपिक है। और हमारे अपने पहले वीडियो में हमने बात किया था किडनी के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कार्य क्या क्या होते हैं, विथ डायग्राम हमने देखा था। और तो आज हम देखने वाले हैं नेफ्रॉन को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेफ्रॉन होता क्या है? तो कहता है कि नेफ्रॉन वृक्क का रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। यानी कि आपका जो नेफ्रॉन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है 1 नंबर में कि नेफ्रॉन वृक्क की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ट्रू फॉल्स में दे या फिल द ब्लैंक्स या फिर MCQ में। तो कहता है प्रत्येक नेफ्रॉन एक 3 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा कुंडलित नलिका, यानी कि एक नेफ्रॉन की लंबाई आपका 3 से 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका डायमीटर होता है 20 से 60 सेंटीमीटर। और कहता है कि प्रत्येक वृक्क में करीब 1 से 1.2 मिलियन तक नेफ्रॉन्स रहते हैं। यानी कि एक वृक्क में आपका टोटल 1 मिलियन से लेकर 1.2 मिलियन तक नेफ्रॉन्स रहते हैं, यानी कि 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक। इस प्रकार दोनों वृक्कों के नेफ्रॉन्स की कुल लंबाई लगभग 60 से 84 किलोमीटर होती है। अगर दोनों वृक्कों की जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो उनकी टोटल लंबाई 60 से 84 किलोमीटर तक होगी, क्योंकि एक नेफ्रॉन की लंबाई 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है और एक वृक्क में आपका 1 से 1.2 मिलियन तक नेफ्रॉन्स रहते हैं। तो कहता है कि प्रत्येक नेफ्रॉन की रचना व कार्य में भिन्न तथा 6 क्षेत्रों का बना होता है। लेकिन नेफ्रॉन आपका टोटल 6 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है और प्रत्येक नेफ्रॉन आपका एक अपने दूसरे नेफ्रॉन से भिन्न होता है और उसके कार्य भी अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका पहला क्षेत्र कहलाता है रीनल या मेलपिजियन कॉर्पस। तो यह कहता है कि यह आपका कॉर्टेक्स में स्थित होता है। यानी कि रीनल या मेलपिजियन कॉर्पसल आपका कॉर्टेक्स में स्थित होता है। हमने किडनी वाले वीडियो में बताया था कि कॉर्टेक्स कहते किसे हैं। यह बोमेन्स कैप्सूल व ग्लोमेरुलस का बना होता है। बोमेन्स कैप्सूल एक दोहरी दीवार की कपनुमा रचना होती है। जो बोमेन्स कैप्सूल है वो 2 लेयर का बना होता है, उसकी दीवारें। कहता है कि दोनों दीवारों के बीच स्थित स्थान को कैप्सुलर स्पेस कहते हैं। यह रीनल ट्यूब्यूल का प्रारंभिक अंत छोर बनाता है। बोमेन कैप्सूल के कप में स्थित रक्त कोशिकाओं के बने जाल ग्लोमेरुल्स कहते हैं। जो बोमेन कैप्सूल का जो कप नुमा स्ट्रक्चर बनी होती है उसमें करीब आपका टोटल रक्त कोशिकाएं 50 होती है। यानी टोटल उसमें कितनी रक्त कोशिकाओं की जाल होती है? तो 50। तो इन 50 रक्त कोशिकाओं मिलकर के टोटल एक जाल बनाते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। दूसरा कहलाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह कैप्सुलर स्पेस से सतत नलाकार भाग है। यह अनेक कुंडली बनाता है तथा कॉर्टेक्स में स्थित होता है, यानी कि ये भी आपका कॉर्टेक्स में ही होता है। तीसरा क्षेत्र कहलाता है हेनली के लूप का अवरोही भुजा, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। तो कहता है कि समीपस्थ सबसे नज़दीक कुंडलित नलिका का आगे की ओर जारी वाला भाग हेनली लूप का अवरोही भुजा कहलाता है। यह मेडुला की गहराई में उतरकर संकीर्ण हो जाता है तथा हेनली लूप नामक यू आकार की आकृति का रचना करता है। नेफ्रॉन में देखेंगे यहाँ पे यू आकार की आकृति बनी होती है। यहाँ पर कपनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रक्त कोशिकाओं के टोटल जाल होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। चलिए चौथा क्षेत्र कहलाता है हेनली के लूप के आरोही भुजा। तो यह
हेनली के लूप को मोड़ने के बाद कॉर्टेक्स के आगे की ओर बढ़ने वाली भुजा है। पाँचवा कह रहे हैं कि दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यह आरोही भुजा के लगातार अंतस्थ भाग यानी कि सबसे अंतिम वाला भाग जो कॉर्टेक्स से पहुंचकर थोड़ी चौड़ी हो जाती है तथा कई कुंडली बनाती है। देख सकते हैं ये आपका किडनी हो गया। ये आपका पूरा किडनी हो गया और ये नेफ्रॉन। तो देख सकते हैं ये जो कपनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह का, और इसमें ये रक्त कोशिकाओं की जाल बनती है। इसमें टोटल 50 रक्त कोशिकाएं होती हैं जो सभी मिलकर एक जाल बनाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये आपका ट्यूबल्स हो गया, ये हेनलीज लूप हो गया, फिर ये आगे कुंडलित होती है जो आरोही अवरोही रूप में बनाती है, और एक कलेक्टिंग डक्ट हो गया आपका। यहाँ से आप कह लीजिए कि अशुद्ध रक्त आते हैं और यहाँ से ग्लोमेरुलस में होकर जाते हैं, वहाँ से फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ से निकलते हैं वापस से इसमें यहाँ पर फिल्टर होते जो हानिकारक पदार्थ होते हैं शरीर के लिए उसे अवशोषित कर लेती है कलेक्टिंग डक्ट, और जो बाकी का जितने भी जो शुद्ध ब्लड है उसे वापस वेना कावा में भेज दिया जाता है आगे जा कर के। और जो अवशोषित हुए पदार्थ होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट के जरिए आगे यूरेटर में निकल जाते हैं, और यूरेटर से आपका ब्लैडर में आ जाती है जिधर से यूरिन के रूप में वो शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसमें अनेक तरह की कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, यूरिया आपका फॉस्फोरस, इस तरह के हानिकारक पदार्थें होती हैं जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। चलिए छठा पॉइंट है आपका कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राही नलिका। कहता है कि यह एक सीधी और चौड़ी नलिका है। इसका निर्माण अनेक दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं के अंतस्थ भाग यानी सबसे अंतिम वाले भाग के संयुज होने से होता है। सभी अंतिम भागों को मिलने से कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण होता है। यह धीरे धीरे चौड़ी होकर बेलनी की नलिका का निर्माण करता है। यह रीनल पिरामिड्स द्वारा गुजरकर रीनल पेल्विस में खुलता है। तो धीरे ये कलेक्टिंग डक्ट्स इधर आकर के आपका रीनल पिरामिड से बाहर निकलता है। आप देखेंगे नेफ्रॉन आपका कितने भागों में बटा हुआ रहता है। तो कहता है आपका नेफ्रॉन्स आपको टोटल 2 भागों में बटा होता है। पहला हो गया आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो ये आपका रीनल कॉर्पसल्स परिधीय छोर कॉर्टेक्स में रहते हैं, यानी कि आपका हेनली के लूप से थोड़ा सा छोटा होता है, जो मेडुला में हल्के विस्तारित रहते हैं और जल की समान उपलब्धता की स्थिति में ये रक्त के आयतन को नियमित करते हैं। यानी कि शरीर में रक्त के आयतन को नियमित कौन करता है, तो आपका होगा कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है आपका शरीर में रक्त के आयतन को नियमित करता है। और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कहता है ये ना कि ये रीनल कॉर्पसल्स कॉर्टेक्स व मेडुला के संगम स्थल के निकट रहते हैं। इनके हेनली के लूप थोड़ा सा बड़े होते हैं जो मेडुला की गहराई तक विस्तारित रखते हैं। कम जल आपूर्ति की स्थिति में जल को रोकने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इनके हेनली का लूप का दूरस्थ छोर रीनल कैप्सूल के मुख पर स्थित होता है। यहाँ यह एक खास किस्म के जक्स्टा ग्लोरुलर कोशिकाओं के एक पिंडक के संपर्क में रहता है और इस पिंडक को मैकुला डेंसा कहते हैं।